हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो यूनिट 4 है उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले जब मैं यूनिट 4 स्टार्ट किया था तो बताया था कि जो आपका यूनिट 4 है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, और दूसरा पार्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग जो सेकेंड पार्ट है यूनिट 4 का, एप्लीकेशन ऑफ फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इस हेडिंग के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी, और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक, ये तीन टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर करूंगा। ओके, और आज के इस लेक्चर के बाद मैक्सिमम 2 लेक्चर और लगेंगे ये चैप्टर आपका फिनिश करने में, और जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा आपका 5वां सेमेस्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इससे आप परिचित हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में चीज़ पढ़ चुके हैं और इंटर में पढ़े हुए हैं। ओके, आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक, और इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैसे ही मूव करते हैं जैसे किसी कंटेनर में रखे हुए गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक, किसी कंटेनर रखे हुए गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, एकदम एक दूसरे से टकराते हैं, कंटेनर के वाल से टकराते हैं। वैसे ही मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक, वो फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उनके मूव करने की वजह से क्या होता है, करंट वगैरह फ्लो होता है। ये चीज़ आपको पता ही है। क्लियर है चीज़। तो जैसे हम लोग जो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल हैं उनको गैस मॉलिक्यूल कहते हैं, वैसे ही जो असेंबली होगा, मतलब मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन का असेंबली होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में देखे थे कि कैविटी के अंदर क्या था, फोटॉन था, तो उस फोटॉन के असेंबली को फोटॉन गैस कहते थे। वैसे ही मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ठीक, क्योंकि इनका मोशन क्या है, गैस मॉलिक्यूल का जैसा मोशन है, कुछ उसी तरीके से इनका मोशन होता है। तो उनको जब गैस मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन गैस कह सकते हैं। क्लियर। जैसे पीछे हम लोग फोटॉन गैस कहते थे। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखे हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। ये आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, द हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल की हाई कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से होती है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, करंट क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर मूव फ्रीली इनसाइड द मेटल लाइक मॉलिक्यूल इन गैस। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में, वो फ्रीली मूव करते हैं इनसाइड द मेटल। मेटल के अंदर क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं लाइक मॉलिक्यूल इन गैस। जैसा कि गैस के मॉलिक्यूल को कंटेनर रखिए तो मूव करते हैं, वैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी जो है मेटल के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, सो अतः द असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गैस। अतः जो ये असेंबली होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का मेटल में उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ठीक, यही चीज़ मैं स्टार्टिंग बताया था कि ये गैस मॉलिक्यूल की तरह इनका मोशन है, उसी तरह इनका रवैया है, इसी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। ठीक, इसी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। ओके, अब देखिए मान ले रहे हैं हम लोग क्या कि एक मेटल है। ठीक, अभी इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मान ले रहे हैं कि मेटल है हम लोग का, मेटल का एक ब्लॉक है, इसमें क्या है, ऐसे इनर्जी लेवल है। ठीक, तो अब इन एनर्जी लेवल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का हेल्प लेंगे। क्यों फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का हेल्प लेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन हाफ होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाफ स्पिन रखते हैं, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो भी करते हैं, मतलब पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, और इनका स्पिन जो है हाफ होता है, इस वजह से इनको फर्मियांस कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फर्मियांस है तो ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर चीज़। क्या मैं बताया, दोबारा इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेन समझने वाला पॉइंट यही है। क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाफ स्पिन रखता है,
रखता है ना, हाफ स्पिन रखता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ओबे करता है किसको, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, इस वजह से इसको हम फर्मियांस कहेंगे। पीछे एग्जाम्पल लिखवाए थे कि फर्मियांस के एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन लिखवाए थे, ठीक, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्मियांस है। अब इस एनर्जी लेवल में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है मेटल के अंदर, तो हमको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा। क्यों फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है फर्मियांस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। फर्मियांस के लिए क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। क्लियर। तो अब आगे हम लोग कुछ लिखेंगे और फिर उसको समझेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे एक मेटल का ब्लॉक लिया हूँ, ठीक। इस ब्लॉक में ऐसे लाइन लाइन खींच के क्या किए, एनर्जी लेवल बनाए, ठीक। इस ब्लॉक में क्या किए हैं, लाइन लाइन खींच के एनर्जी लेवल बनाए। ओके, और जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल है, जो क्या है, ब्लू कलर से बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, फर्मी एनर्जी होता है, ठीक। उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा क्या होगा, फर्मी एनर्जी होगा, ठीक। देखिए फर्मी साहब ने T=0 केल्विन पर यह देखा था कि मेटल के अंदर एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है जिसके नीचे के हर एक एनर्जी लेवल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और ऊपर के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। क्या मैंने बताया, फर्मी साहब ने बताया था कि T=0 केल्विन पे जो मेटल्स होता है, मेटल्स के अंदर एक ऐसा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है जिसके नीचे के हर एक एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, जिसके नीचे के हर एक एनर्जी लेवल फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो ऊपर के एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, ठीक। तो ये जो लेवल है जो ब्लू कलर से बनाया गया है, जो क्या कर रहा हो, एम्प्टी और ऑक्यूपाई, मतलब जो खाली और भरा हुआ दोनों स्टेट को जो एनर्जी लेवल क्या कर रहा है, सेपरेट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं। और इसको हम लोग ई मतलब एनर्जी और सफिक्स में क्या करते हैं, एफ मतलब फर्मी, तो एफ मतलब क्या, फर्मी एनर्जी, ठीक। तो इस फर्मी एनर्जी के ऊपर जितने भी एनर्जी होंगे, जितने भी एनर्जी लेवल होंगे, सब के सब खाली होंगे, और इसके नीचे जितने भी होंगे ये सब के सब क्या होंगे, भरे होंगे। और ये भरे कैसे जाएंगे, ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। एक एनर्जी स्टेट को एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि सिंगल एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ठीक। तो एक एनर्जी लेवल को बस एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर। अब मैं क्या मान रहा हूँ, अब ये मान, पहले थोड़ा सा पढ़ लें तब फिर बताते हैं। ओके, अब देखिए पीछे बताया ना कि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियांस, क्या देखें हम लोग कि इलेक्ट्रॉन हाफ इंटीग्रल स्पिन रखता है और वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना मतलब क्या, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करता है। क्योंकि फर्मी डिराक स्टैटिक्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जब हम लोग पढ़े थे फर्मी डिराक स्टैटिक्स, तो क्या लिखे थे कि ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो वही लिखे हैं कि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियांस, इलेक्ट्रॉन फर्मियांस होता है। क्यों फर्मियांस होता है, बिकॉज क्योंकि दे हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, इनका जो स्पिन होता है हाफ होता है, प्लस हाफ माइनस हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स, और ये क्या करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को ओबे भी करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, फर्मियांस होते हैं, ठीक। तो अब देखिए मेटल बनाए हैं, मेटल का एक ब्लॉक बनाए हैं, उस ब्लॉक में एनर्जी लेवल को ऐसे दिखाए हैं, ठीक। अब इस एनर्जी लेवल में इन इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। क्या बोले कि इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसी चीज़ को पढ़ा जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्मियांस है तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्योंकि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल गया था कि किसी दिए गए पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। और वो हम लोग पीछे निकाले भी थे कि IS सेल में, जिसमें हम लोग क्या मान रहे हैं, Ni पार्टिकल है, उसका जो वैल्यू होता था वो क्या होता था, Ni = GI e के पावर अल्फा प्लस बीटा EI+1 होता था। ऐसे हम लोग करके फर्मियांस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़े थे। क्लियर। तो वही लिखे हैं देन अकॉर्डिंग। क्यों लिखे हैं देन अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये फर्मियांस हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी लेवल में, वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से करेंगे। तो लिखे हैं देन अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E एंड E+D इज गिवन बाई, ठीक। अब देखिए हम E से लेके D तक क्या मान ले रहे हैं, एनर्जी रेंज मान ले रहे हैं कि नीचे वाला जो एनर्जी है E है, और ऊपर जो ये वाला एनर्जी है इसको क्या मान ले रहे हैं, E+D मान ले रहे हैं। तो इन दोनों का जो इंटरवल है कितना है, इसमें से घटाएंगे तो इंटरवल D मिल जाएगा।
ठीक। तो अब इस एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ फर्मियान्स होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, आप यहाँ पे नंबर ऑफ फर्मियान्स भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फर्मियान्स है। ठीक, तो उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हम लोग क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात किए थे तो हम लोग का ये वैल्यू आया था ना। और मैं इसको लिखवाया भी था जब एप्लीकेशन वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाया था तो कंटिन्यूअस रेंज के लिए भी लिखवाया था। और जब कंटिन्यूअस रेंज के लिए लिखवाया था तो एन आई को किससे रिप्लेस कर दिया गया था, एन ई डी से रिप्लेस कर दिया गया था। इस जी आई को किससे रिप्लेस किया गया था, जी ई डी से रिप्लेस किया गया था। और इस ई आई की जगह क्या लिखा गया था, ई लिखा गया था और बाकी सब कुछ सेम था। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस एनर्जी रेंज ई से ई प्लस डी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ फर्मियान्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कुछ इतने होंगे, उनको कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इसको मैं पूरा पीछे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में प्रूव कराया हूँ। ठीक, तो ये पूरा आपको ऐसे लिख लेना है। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मियान्स है तो हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि शुरू ही हमको एप्लीकेशन लेकर करना पड़ा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। इस वजह से जो टॉपिक है फर्मी डिराक, ये जो टॉपिक है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के एप्लीकेशन में आता है। क्लियर है चीज़। अब देखिए आगे बढ़े ना, अब देखिए क्या लिखे हैं, अब एन ई डी लिख दिए। अब ये क्या है, जी डी है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई के पावर ए प्लस बी, कहीं लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं इसको, ई के पावर ए इंटू ई के पावर बी। तो ई के पावर अल्फा लिख लिए, ई के पावर बीटा ही हो गया प्लस 1 हो गया। ओके, इसके आगे फिर लिखेंगे फिर बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन फर्स्ट तक कर चुके थे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट वास्तव में बता क्या रहा है, तो देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये बता रहा है कि हम लोग ई से ई प्लस डी रेंज में क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है, और राइट हैंड साइड उस डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यू को बता रहा है। ठीक, राइट हैंड साइड क्या बता रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यू को बता रहा है। क्लियर, कि इस एनर्जी रेंज में जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसका वैल्यू क्या है। ओके, और ये कहाँ से मिला, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मिला, उन्होंने ही डिस्ट्रीब्यूट करना बताया था। ओके, अब देखिए हम लोग फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल की बात करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया था पीछे कि फर्मी साहब ने 0 केल्विन पर देखा कि मेटल के अंदर एक ऐसा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है जिसके नीचे के सभी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और उसके ऊपर के सभी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, कंप्लीटली अनफिल्ड होते हैं, मतलब खाली होते हैं। ठीक, तो जो एनर्जी लेवल क्या कर रहा है, फील्ड को और अनफिल्ड एनर्जी लेवल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है। ठीक, क्लियर है चीज़। तो वही देखिए लिखे हैं एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, ऐसे लिख लीजिएगा, आगे थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, इन मेटल एट टी इक्वल टू 0 केल्विन देयर एग्जिस्ट अ लेवल कॉल्ड फर्मी लेवल बिलो विच ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड एबव विच ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक, टी इक्वल टू 0 केल्विन पर मेटल में एक ऐसा लेवल एग्जिस्ट करता है जिसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, जिसके नीचे के सभी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और उसके ऊपर के क्या होते हैं, जो सभी एनर्जी लेवल होंगे क्या होंगे, कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं या वैकेंट होते हैं। ठीक, द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस फर्मी लेवल इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी एंड इज डिनोटेड बाई ई एफ। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं, उसको ई एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, आप इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेटल के अंदर हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्युपाई रहते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ई एफ कहते हैं। देखिए ई एफ क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या लेवल है, एनर्जी लेवल, यहाँ तक क्या इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होंगे, उसके बाद क्या होंगे, खाली होंगे। तो ये इसको क्या कर सकते हैं कि यही हम लोग का फर्मी लेवल है। ठीक, उसको ई एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम लोग को अल्फा का वैल्यू निकालना है। बीटा का वैल्यू हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके थे, 1/kT आया था, उसको लेके सॉल्व किए थे, लेकिन अल्फा के वैल्यू को जानकारी नहीं है। अगर हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर इस इक्वेशन में ला के पुट करेंगे और इस NADE के वैल्यू को आगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम लोग अल्फा के वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं, आगे अपने इस लेक्चर को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या कर रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन फॉर ई इज लेस देन आर इक्वल टू ई एफ, मतलब वह एनर्जी
जो EF के बराबर हो या उससे छोटा हो उसके लिए जो NE होगा वो GE के बराबर होगा। मतलब NE क्या, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट के बराबर होगा। GE क्या है, E से E प्लस D के बीच नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है। ठीक, उसको कैसे लिखे हैं, GE से लिखे हैं। और NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इस कंडीशन में जो NE होता है वो GE के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप ये समझ जाएंगे। ठीक, देखिए फर्मी साहब ने क्या बताया कि T=0 केल्विन पर EF या EF के नीचे जितने भी एनर्जी लेवल होंगे सब के सब इलेक्ट्रॉनों द्वारा कंप्लीटली क्या होंगे, फील्ड होंगे, कंप्लीटली फील्ड होंगे। तो मान ले रहा है E से E प्लस D के बीच में क्या है, टोटल G नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है। E से E प्लस D के बीच में टोटल क्या है, G नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है। ठीक, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस पर बैठेंगे, एनर्जी स्टेट की जब इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगी, फीलिंग होगी, तो एक ही एनर्जी स्टेट पर, मतलब एक एनर्जी स्टेट पर एक ही इलेक्ट्रॉन को बैठाना है। क्यों बैठाना है, क्योंकि ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एनर्जी लेवल को एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे चाहिए, जितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमको चाहिए। क्लियर है चीज़। इस वजह से वो एनर्जी जो EF या EF से छोटा होगा उस केस में NE क्या होगा, GE के बराबर होगा। बात समझ में आया। क्या मैंने कहा कि EF या EF से नीचे जो भी एनर्जी रेंज होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। ठीक, जो भी एनर्जी रेंज आएगा EF या EF से नीचे वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। एक चीज़ क्लियर। तो अगर हम मान ले GE एनर्जी रेंज है, GE एनर्जी लेवल है E से E प्लस D के बीच में, अगर GE एनर्जी लेवल है तो इसका मतलब इस GE एनर्जी लेवल को भरने के लिए उस GE एनर्जी लेवल के बराबर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NE लिखा गया है वो क्या होगा, GE के बराबर होगा। ठीक, जैसे आपके पास 10 चेयर है, एक भी चेयर खाली नहीं रखना है और हर एक चेयर पर बस एक ही पर्सन को बैठाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको 10 पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो इसी 10 को NE कह सकते हैं और इस चेयर को क्या कह सकते हैं, GE कह सकते हैं। बात समझ में आया। वैसे ही इस एनर्जी रेंज में G नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट थे। अब एक भी एनर्जी स्टेट खाली नहीं रखना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, G के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो G के बराबर होंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक एनर्जी स्टेट पर एक ही इलेक्ट्रॉन को बैठाना है। इस वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट के बराबर होंगे। जैसे आपके पास 10 चेयर है, 10 चेयर को भरना है और 10 चेयर पर बस एक ही पर्सन को बैठाना है, तो उस 10 चेयर के बराबर पर्सन की जरूरत पड़ेगी, मतलब 10 पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो वही चीज लिखा गया है कि जो NE होगा वो GE के बराबर होगा। अगर हम उस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं जो EF के बराबर या EF से नीचे है, EF से कम है। क्लियर है चीज। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस कंडीशन को लगाने पे जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट है वो कुछ कैसा रूप ले लेगा, वो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें क्या करेंगे, NED की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे GED रहेगा। ठीक, NE क्या है, G के बराबर है, तो अब इस NED की जगह हम क्या लिख सकते हैं, GED लिख सकते हैं। ठीक, और ये GED ये उसे लिख दिए। अब E के पावर अल्फा लिख दिए, E के पावर बीटा लिख दिए। अब E की जगह क्या करेंगे, EF लिख देंगे। ठीक, क्योंकि एनर्जी की किसकी बात कर रहे हैं, E इज लेस देन और इक्वल टू F, तो यहाँ हम इक्वलिटी साइन लेंगे तो क्या करेंगे, E इक्वल टू EF लिख लेंगे। ठीक, इक्वलिटी वाला साइन लेंगे, E इक्वल टू क्या किए, EF लिख लिए, +1 हो गया, क्योंकि इनइक्वलिटी वाला साइन लेंगे तो उससे कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक, तो इस वजह से E को EF के बराबर लिख के और +1 लिख लिए यहाँ पे। ठीक, अब फिर क्या हो गया, इससे क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा, ऊपर यहाँ 1 बचा, E के पावर अल्फा और E के पावर बीटा, EF +1 बचा। अब देखिए इसको इधर लेके चले गए तो क्या हो गया, E के पावर अल्फा, E के पावर बीटा, EF +1 इक्वल टू 1 हो गया। अब इस 1 में से 1 चला गया, ये वैल्यू बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, आगे सॉल्व करके हम लोग और भी कुछ अच्छा सा वैल्यू एक देखिएगा पाएंगे। ओके,
देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हुआ था, हम लोग को अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो जब भी चीज़ें ई के पावर में लिखी रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लाग लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, लाग लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लाग ई के पावर अल्फा इंटू ई के पावर बीटा ई एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या है, लाग 0 का वैल्यू 0 ही होगा। ओके, नेचुरल लाग ले रहे हैं, ठीक ना, जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लाग ई के पावर अल्फा हो गया, लाग ए प्लस बी क्या होता है, लाग ए इंटू बी क्या होता है, लाग ए प्लस लाग बी होता है। तो लाग ए का वैल्यू मतलब लाग ई के पावर अल्फा प्लस लाग ई के पावर बीटा ई एफ हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब देखिए लाग लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे बेस ई है और फिर ई के पावर अल्फा लिखा हुआ है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है तो आप इसको तो पढ़े ही हैं, लाग बेस ई ए के पावर एन लिखा है तो इसको क्या कहते हैं, एन लाग ए कहते हैं। ठीक, यहाँ पे बेस ई लिखा नहीं हूँ, ठीक, नेचुरल लाग कर रहा हूँ जिसका मतलब बेस ई है। ठीक, नेचुरल लाग नहीं कहता तो बेस 10 होता है। ठीक, तो ऐसे कुछ लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा कूद के बाहर निकल जाएगा और यहाँ बेस ई है ऐसे, और यहाँ भी क्या है, बेस ई है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको मन करे तो बेस आप लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर है चीज़, आप इस लेवल पे समझ चुके हैं कि नेचुरल लाग और लाग क्या होता है। इस वजह से बेस वगैरह अधिकतर नहीं लगा रहता है, बुक में भी नहीं लगा रहता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा लाग ई और बेस भी ई है, यहाँ बीटा ई एफ लाग ई और बेस भी क्या है, ई है, ये बीटा ई एफ क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, आपको पता है ये वैल्यू लाग ई बेस ई का वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1। अब अल्फा प्लस बीटा ई एफ इक्वल टू 0, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को कहेंगे निकल जाओ तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो माइनस बीटा ई एफ हो गया, इक्वेशन 2 कह दिए। अब इस अल्फा के वैल्यू को ले आके क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब बीटा का वैल्यू हमको पता है ये 1/k2 होता है, उसको भी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो देखिए एन इक्वल टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ई डी, याद कर लेंगे मतलब बीटा का वैल्यू बुला लेंगे। ठीक, तो एन ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ई डी, और इक्वेशन 1 में यहाँ ई के पावर अल्फा था तो अल्फा का वैल्यू उठा के पुट कर दिए, और ई के पावर बीटा ई लिखा हुआ है +1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर बीटा को हम कॉमन ले लें तो ई माइनस ई एफ इसको लिख सकते हैं ना, लाग ई के पावर, ऐसे समझिए ई के पावर माइनस ए और ई के पावर बी कहीं लिखा हुआ है इनटू में, तो इसको ई के पावर बी माइनस ए लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, ई के पावर ये लिखा गया है और ई के पावर यहाँ लिखा गया, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। और दोनों में बीटा कॉमन था, बीटा को कॉमन ले लिए, प्लस वाला वैल्यू माइनस वाला वैल्यू, और फिर ये प्लस वाला वैल्यू यहाँ पे जो था और माइनस जो ये वाला माइनस साइन के साथ वैल्यू था उसको लिख दिए। ठीक, तो अब यहाँ देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया। अब देखिए हमको पता है, यहाँ बता दीजिएगा, सिंस बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/kt होता है। तो अब इस बीटा का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो एक नया इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए अब हम लोग का काम क्या है, जी डी का वैल्यू निकालना। और जी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, कुछ वैसे ही निकलेगा जैसे पिछले केस में जब हम लोग प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे थे तो क्या किए थे, जीपी डीपी की हेल्प से जी डी का वैल्यू निकाले थे। कुछ वैसे आज भी हम लोग क्या करेंगे, इस जी डी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो अब आगे जो बात होगा वो जी डी की वैल्यू पे क्या होगा, बात होगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 3 तक कर लिए थे। ठीक, ये इक्वेशन 3 हम लोग को मिला था। अब हम लोग का काम क्या है, इस जी डी के वैल्यू को निकालना, इस जी डी के वैल्यू निकालना। और इस जी डी के वैल्यू को निकालने के लिए जैसे कल हम लोग फोटॉन के केस में क्या लिए थे, मोमेंटम इंटरवल का सहारा लिए थे, P से P प्लस डी के बीच हम लोग क्या किए थे, एनर्जी रेंज वगैरह निकाले थे। वैसे ही आज भी यहाँ पर इस जी डी के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग मोमेंटम रेंज का सहारा लेंगे, वहाँ से जीपी डीपी का वैल्यू निकालेंगे और फिर वहाँ से तब जाके जी डी का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, अब देखिए फिगर पे आइए, तो इस फिगर में देखिए ई एफ और ई एफ के नीचे जितने भी एनर्जी लेवल हैं सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा कंप्लीटली फिल्ड हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास भी होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम भी होगा। ठीक, तो अगर हम मान लें कि ये मोमेंटम क्या है, जो सबसे नीचे वाला लेवल है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम P है, और यहाँ जो सबसे ऊपर वाला EF लेवल है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम P प्लस DP है। तो अब हम लोग का काम क्या है, इस मोमेंटम रेंज में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करना। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन द मोमेंटम रेंज P प्लस DP फॉर इलेक्ट्रॉन गैस। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उनका जो असेंबली है क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गैस कहलाएगा। तो वही लिखे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन गैस इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा, जीपी डीपी इक्वल टू ये वैल्यू आएगा। ठीक, ये वैल्यू कहाँ से आएगा, कल इसको अच्छे से डिराइव करा के बताया था। ठीक, ये जो जीपी डीपी का वैल्यू होता है ये कुछ ऐसे आता है, 4 पाई भी पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब आता है। ठीक,
ऐसे कुछ वैल्यू आता है, ठीक। लेकिन देखिए कल बताया था ना फोटॉन क्या रखता है, फोटॉन का डबल पोलराइजेशन होता है, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या रखता है, 2 तरीके का स्पिन रखता है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, 2 मतलब डबल नंबर ऑफ स्टेट की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 8 आता है, ठीक। वास्तव में जो फार्मूला होता है, देखिए जीपी के साथ डीपी छूट गया था, वास्तव में जो फार्मूला होता है जीपी डीपी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे जीएस होता है। इस जीएस को क्या कहते हैं, स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर कहते हैं। और इस जीएस का वैल्यू क्या होता है, इस जीएस का वैल्यू क्या होता है, 2s+1 होता है, ठीक। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है क्या हाफ होता है, तो अगर यहाँ यस की जगह हाफ पुट करें तो यहाँ हाफ हो जाएगा +1। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। इसी 2 को ले आके पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 8 पाई भी p² dp/h³ आता है, ठीक। बाकी ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इसको कल मैं अच्छे से डिराइव कराया था, तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए जीएस का वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो क्या होता है, जीपी का वैल्यू ये, जीपी डीपी का वैल्यू ये मिल जाता है, ठीक। ये स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर है। इसी को कल समझाया था कि भाई 2 तरीके का पोलराइजेशन है तो डबल स्टेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। क्लियर। उसी तरीके से आज यहाँ भी देखिए क्या जीएस का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन भी रखेगा, प्लस हाफ स्पिन भी रखेगा और माइनस हाफ स्पिन रखेगा। इसका मतलब उसको डबल नंबर ऑफ स्टेट की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है। और अगर एक्चुअल में कहा जाए तो यहाँ जीएस लिखा जाता है, इस जीएस का वैल्यू क्या किया था, 2 पुट किया था। किसी किसी बुक में ऐसे किया, किसी किसी बुक में डायरेक्ट किया, तो दोनों चीज़ मैं आपको बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है चीज़। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ये पहले समझिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ वैल्यू है ये क्या बता रहा है, ये रेंज बताता है कि P से P+dp रेंज में कितने नंबर ऑफ, P से P+dp रेंज में, ऐसे समझिए ये P से P+dp रेंज की बात कर रहा है, मतलब एनर्जी लेवल की बात कर रहा है जो P से P+dp में है, और कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं उसका वैल्यू ये है। मतलब ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल की, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है और ये क्या है, रेंज है। बात समझे, मतलब P से P+dp रेंज में, तो जब P से P+dp रेंज कहेंगे तो उसको GPdp कहेंगे। कितने एनर्जी लेवल हैं वो ये वैल्यू है। बात समझ में आया। बार बार कर रहा हूँ, एग्जामिनर कभी कभी प्रैक्टिकल के बारे में पूछ लेते हैं लिख के, इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक। तो ये देखिए GPdp क्या है, इस P से P+dp रेंज में, तो P से P+dp रेंज को GPdp लिखा गया है, ठीक। कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं उसका क्या है, ये वैल्यू है, ठीक। मतलब इस एनर्जी रेंज की अगर बात करें, P से P+dp एनर्जी रेंज को GPdp से दिखाया गया है, और उसका वैल्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं उसको इस वैल्यू से दिखाया गया, ठीक। तो वही लिखा गया जाता है कि GPdp इक्वल टू ये, मतलब इस एनर्जी रेंज में जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं वो इतने हैं, ये वैल्यू है, और ये बता रहा है कि किस रेंज में है, ठीक। तो ये रेंज को बता रहा है, ये उसकी वैल्यू को बता रहा है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अब इसको P को क्या करना है, E के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको GE का वैल्यू चाहिए। तो इस वजह से E इक्वल टू E को क्या किए, P²/2m लिखे हैं। आपको पता है कि जो अगर ऐसे कहीं लिखा जाए, E मान लीजिए अगर काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो हाफ mv² होगा, ठीक। तो E इक्वल टू क्या होता है, फिर हाफ, अगर ऊपर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं m² v² और नीचे m हो जाएगा, तो इस m v का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो इसके जगह p² लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू P²/2m। तो वही E इक्वल टू P²/2m लिख दिए हैं, और यहाँ से P² इक्वल टू क्या हो गया है, 2me हो गया। P² इक्वल टू क्या हो गया है, 2me हो गया, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिए, 5 कर दिए, ठीक। अब देखिए इस P² का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो E के फॉर्म में चला गया। अब हमको DP का वैल्यू निकालना है, ठीक। इधर DP के वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये तो रेंज की बात कर रहे हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी गई चीज़ होती है वो रेंज होती है, बस राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है वहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट करना है। तो राइट हैंड साइड में जब मोमेंटम लिखा हुआ है तो उसको एनर्जी से रिप्लेस करना है, एनर्जी के उस मोमेंटम का एनर्जी के टर्म में वैल्यू पुट करना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में रेंज की बात कर रहे हैं, इस वजह से बस उसको एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं। अभी आगे समझाएंगे इस चीज़ को, ठीक। अब देखिए P² इक्वल टू 2me हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं 5 को, क्योंकि DP का वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखे हैं, 2P dP इक्वल टू 2me DE लिखे हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, DP इक्वल टू m/P DE हो गया। अब DP इक्वल टू m अपान, अब इस P का वैल्यू क्या होगा, √2me, तो √2me और DE बचा। अब यहाँ से ऊपर पूरा m है, नीचे आधा m है, तो आधा m क्या होगा, चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √m, आधा m ऊपर बचेगा और √2e नीचे बचा, और ये क्या हो गया, DE हो गया, ठीक। अब इसको आगे ले आके क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। तो इसको ये क्या हो गया, इक्वेशन 6। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब आगे हम लोग
इक्वेशन 5 और 6 से जो वैल्यू मिला है उसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 में पुट करते ही अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी रेंज में जाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से P की जगह क्या करेंगे, E लिखेंगे और इस dP की जगह क्या कर देंगे, DE लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे, P का वैल्यू पुट करेंगे तो P स्क्वायर का, तो वो क्या है 2me के टर्म में आया है, और dP का वैल्यू क्या है, कुछ इस तरीके से आया है, उसको पुट कर देंगे इस dP की जगह। ठीक, अब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझिएगा ध्यान से, यहीं पे आपको जब बुक पढ़ेंगे डाउट होगा। ठीक, देखिए बार बार मैं कहा हूँ, इसके मतलब को समझिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है। ठीक, तो ये भी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी क्या बता रहा है, एनर्जी रेंज बता रहा है। E से E प्लस D एनर्जी रेंज में कितने एनर्जी लेवल हैं। ठीक, उसके रेंज को बता रहा है, और उसका एनर्जी लेवल का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है। ठीक, तो देखिए ये क्या बता रहा है, मोमेंटम रेंज बता रहा है, और उस मोमेंटम रेंज में इतने एनर्जी लेवल थे। ठीक, तो अब देखिए ये जब रेंज बता रहा है, तो जब रेंज से दूसरे रेंज में जाएंगे तो बस वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। मतलब P की जगह E लिख देंगे और DP की जगह DE लिख देंगे। ठीक, तो ये वैल्यू जो है ये क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है। ठीक, ये वैल्यू क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है, E से E प्लस DE। ठीक, लेकिन ये क्या है, वैल्यू है। ये इस एनर्जी रेंज में क्या है, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, मतलब ये वैल्यू है। तो जब वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू पुट करना पड़ता है। अब हम मोमेंटम वैल्यू से क्या कर रहे हैं, मतलब मोमेंटम रेंज से एनर्जी रेंज में जाना है, तो अब हमको मोमेंटम का जो वैल्यू है एनर्जी के टर्म में पुट करना पड़ेगा। इस वजह से इस P स्क्वायर की जगह क्या किए हैं, यहाँ पर हम 2me पुट कर दिए हैं। ठीक, और इस DP की जगह क्या किए हैं, ये वैल्यू पुट कर दिए हैं। ठीक, नहीं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि सर यहाँ DP की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ DP की जगह नहीं पुट कर रहे हैं, ये आता। उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड रेंज बता रहा है और राइट हैंड साइड वैल्यू बता रहा है। तो एक रेंज से दूसरे रेंज में डायरेक्ट हम चल जाते हैं, GP DP की जगह डायरेक्ट GE DE लिखेंगे। लेकिन जब वैल्यू को चेंज करेंगे, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो उस वैल्यू को उस टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ जो DP है उसको इस तरह रिप्लेस किए, लेकिन यहाँ जो DP था वो रेंज था, इस वजह से उसको डायरेक्ट रेंज में ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, अब आपका डाउट शायद समाप्त हो गया होगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड रेंज और राइट हैंड साइड उस रेंज में वैल्यू। ये मोमेंटम रेंज था तो उस मोमेंटम रेंज में नंबर ऑफ एनर्जी वैल्यू, ये एनर्जी रेंज था तो उस एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ये इस मोमेंटम रेंज में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल और ये इस एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। क्लियर। तो रेंज को कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, P की जगह E, DP की जगह D। लेकिन जब वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो उस वैल्यू को उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उस वजह से ये दो इक्वेशन बनाना पड़ा। क्लियर है चीज़। अब देखिए GE D का वैल्यू मिल गया, अब इसको उठा के ला के पुट कर देंगे तो NE D का वैल्यू मिल जाएगा। तो NE D क्या है, ये भी रेंज है, इस रेंज में बात कर रहे हैं। ठीक, इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो उस रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। अभी आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या किया है, 8π/v 2me, ये सब वैल्यू ले आके क्या करेंगे, C1 वाले को क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ऐसे इसको ले आके जब आप पुट करेंगे GE D सब के वैल्यू को, तो देखिए यहाँ पे पुट करने पे क्या होगा, इसको जब ये GE D का वैल्यू है, इसको जब ले आके आप पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा। डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ, एक स्टेप स्किप किया हूँ। देखिए 8π बचेगा। अब देखिए नीचे √2 है। ठीक, तो इस 2 से क्या होगा, हाफ पावर इसका कैंसिल हो जाएगा तो √2 ऊपर बच गया। अब देखिए ऊपर क्या है, पूरा m है। ठीक, अब बगल में क्या है, हाफ m है, तो m की पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या है, पूरा ही है, और नीचे क्या आधा ही है, तो यहाँ से क्या होगा, आधा ही बचेगा। ठीक, ऊपर पूरा ही है, नीचे आधा ही है, तो E की पावर आधा बचेगा। ठीक, अब देखिए फिर आगे देखिए क्या है, DE है, DE लिख दिए, और H³ है, H³ लिख दिए, और ये वैल्यू क्या है, एज इट इज यहाँ पे ले आके लिख देंगे। क्लियर है चीज़। एक स्टेप इसको सॉल्व ना करने के बजाय डायरेक्ट इसको पुट करके सॉल्व कर दिए हैं और एक स्टेप स्किप किया। अगर हम चाहते तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर उस वैल्यू को पुट करते, लेकिन डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। आप मैथ स्टूडेंट हैं, इतना समझ रहे हैं। ठीक, इसी को सॉल्व करके बस पुट कर दिया गया, एक स्टेप स्किप किए हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, E के पावर पूरा है, तो E के पावर पूरा में से नीचे रूट है तो क्या होगा, रूट में ही है, तो E के पावर आधा बचेगा। यहाँ M के पावर पूरा है, यहाँ M के पावर रूट है, तो M के पावर 3/2, यहाँ 2 पूरा है, नीचे अंडर रूट में है तो ऊपर अंडर रूट चला जाएगा। ठीक, बाकी वैल्यू सब कुछ वैसे रहेगा, H³ नीचे रहेगा ही, उसके साथ ये वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन 8 तैयार हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन क्या बताता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बता रहा है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए जो मेटल में। ठीक, तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताइए,
फॉर इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल, ठीक, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में उनके लिए फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताइए। तो एग्जाम में तब आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आगे हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ें, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल पढ़ लिए हैं और फर्मी एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी पर चल रहे हैं, ठीक। तब इसकी हेल्प से क्या करेंगे, फर्मी एनर्जी को निकालेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी एट T=0 केल्विन वाले टॉपिक को स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग को इक्वेशन 8 मिल चुका था कि एनर्जी रेंज E+D में जो नंबर ऑफ पार्टिकल का वैल्यू था वो मिल चुका था, ठीक। तो अब वहाँ से हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। तो क्या लिखे हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज गिवन बाई, तो क्या करेंगे, जो हम लोग का एनर्जी रेंज था, ऐसा जो मेटल बॉक्स बनाए थे, मैक्सिमम एनर्जी क्या था, EF था, ठीक। तो ये जब सबसे बड़ा वैल्यू तो उसको क्या कर रहे हैं, 0 to EF क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही लिखे हैं N = 0 to EF, मतलब मिनिमम, मतलब 0 एनर्जी से लेके EF एनर्जी के रेंज में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे NED को। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हम लोग को मिल जाएंगे, क्योंकि EF तक ही क्या इलेक्ट्रॉन भरा है, EF के ऊपर पूरा खाली है, तो ऊपर वाला लिमिट क्या होगा EF, और नीचे एनर्जी को क्या किए, 0 कर लिए, ठीक। और ये क्या होगा NED। अब इक्वेशन 8 से NED का वैल्यू ले आके क्या किए, यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक। तो इक्वेशन 8 पीछे आया था, उसको पुट करके इक्वेशन 9 बना दिए हैं। ओके, अब देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी एट T=0 केल्विन। तो हमको टेम्परेचर T=0 केल्विन लेना ही लेना है। तो क्या लिखे हैं, एट T=0 केल्विन फॉर E इज लेस देन EF। अब T=0 केल्विन पे जितने भी एनर्जी लेवल हैं EF के नीचे, उस केस में क्या होगा, E - EF जो होगा वो 0 से छोटा होगा, मतलब E - EF क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस केस में जो ये वैल्यू लिखा हुआ है, ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा, E⁻ (E-EF/kT = क्या हो जाएगा, ये E - EF 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव हो गया, और K और T का वैल्यू क्या है, 0, मतलब नीचे 0 हो जाएगा। तो निगेटिव वैल्यू है ऊपर और नीचे 0 से डिवाइड करें, मतलब E⁻ ∞ हो गया, और E⁻ ∞ का वैल्यू 0 होता है। तो मतलब T=0 केल्विन पे ये और कंडीशन क्या है, E इज लेस देन EF, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम एनर्जी क्या है, EF है। तो हम लोग EF के नीचे ही बात करेंगे, इसी एनर्जी रेंज की बात कर रहे हैं। अरे भाई EF के नीचे ही नए इलेक्ट्रॉन में पाया जाएगा, तो उसी एनर्जी रेंज की बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उस एनर्जी रेंज में जो वैल्यू है 0 के बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 9 वी गेट, क्या होगा, यहाँ से N का जो वैल्यू है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, मेटल में, जो इस एनर्जी रेंज जो यहाँ EF तक पाए जा रहे हैं, मतलब यहाँ से नीचे से लेके EF एनर्जी लेवल तक जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उनका जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ निकलेगा, ठीक। अब ये देखिए 8 क्या है, कांस्टेंट बाहर कर लिए, √2 को इसके साथ चिपका लिए, पाई कांस्टेंट बाहर कर लिए, V कांस्टेंट बाहर कर लिए, मालूम है V, ठीक ना। और M के पावर 3/2 कांस्टेंट को बाहर कर लिए, H को क्या कर लिए, बाहर कर लिए, ये लड्डू बन गया, लड्डू में एक जोड़ेंगे एक ही रहेगा, और E के पावर हाफ बचा, और यहाँ DE कर लिए, ठीक। अब हम लोग का काम क्या है, EF का वैल्यू निकालना। तो जितना वैल्यू है सबको कहेंगे चलो दूसरी तरफ, तो जितना वैल्यू था सबको कह दिए चलो तुम लोग N के साथ, चलो तुम लोग N के साथ। और टोटल नंबर आप अगर पूछना हो तो इसको इंटीग्रेट करके EF का वैल्यू निकाल दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को तो बात करना है EF का, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके EF के वैल्यू हम लोग पहुंच जाएंगे। इसको इंटीग्रेट करके अगर EF का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इधर भेज क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, EF मतलब फर्मी एनर्जी निकालना 0 केल्विन पर। तो यहाँ देखिए क्या कर दिए, H³ इधर चला गया, और ये पूरा ऊपर लिखा हुआ वैल्यू नीचे आ गया, और यहाँ देखिए क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिए, तो E के पावर हाफ का क्या हो जाएगा, E के पावर जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर बढ़ता है, तो E के पावर हाफ पहले था, एक पावर बढ़ेगा, तो आधा में फिर एक जुड़ जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो E के पावर 1.5 नीचे भी 1.5 हो जाएगा, पावर से भाग दे देते हैं, और लिमिट 0 to EF। अब इसको जब देखिए क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये 3/2 को क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, तो ये 3/2 हो गया, ये इधर चला गया। अब E के पावर क्या 3/2 बचा, उसको 0 से EF के बीच में क्या करना है, पुट करके सॉल्व करना है, लिमिट पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, E की जगह EF आ जाएगा, उसके पावर 3/2, और इधर क्या होगा, लड्डू आ गया। अब EF का वैल्यू मिल गया, अब इसको आगे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो EF मिला, अब इसका पावर क्या था, 3/2 था, जब इसको इधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, हम लोग को फर्मी एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, और आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ठीक। 3/2 लिखा हुआ है, ठीक।
अब यहाँ देखिए 2 एक यहाँ पे है, यहाँ √2 है, तो 2 और √2 मिलके 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। भाई एक पावर है और 2 के पावर आधा है, तो आधा और एक मिलकर 1.5 हो गया, और ऊपर 2/3 लिखा हुआ है। ठीक, तो 2 के पावर 3/2 नीचे है और ऊपर क्या है 2/3, मतलब वो इस पर आएगा तो क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए जब वो ऐसे आएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, ये 2/3 है, जब दोनों मिलेंगे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, उसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे h³ है, यहाँ 2/3 है, तो h³ के ऊपर जब 2/3 अप्लाई होगा तो 3 से t कट जाएगा और क्या होगा, h² बचेगा। यहाँ देखिए क्या है आपका m के पावर 3/2 है और ऊपर क्या है 2/3 है, तो 3/2 और ऊपर 2/3 आएगा तो क्या बचेगा, बस m बचेगा, तो उस m को बाहर लिख लिए। अब देखिए ये 3 और ये n, उसके पावर क्या होगा 2/3 हो जाएगा, तो 3n को एक साथ लिख लिए। और नीचे 8π और v जो है वॉल्यूम जो है 8π भी, उसको क्या कर लिए, एक साथ लिख लिए और उसके पावर 2/3 दिखा दिए। यही जो वैल्यू आपका, यही फर्मी एनर्जी का वैल्यू है किस पर, 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन गैस के लिए। ठीक, तो लिखें कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्मी एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस एट T = 0 केल्विन या एट 0 केल्विन। ठीक, किसी बुक में इसी को EF ऐसे आगे 0 करके दिखाता है। ठीक, तो जैसा आपको मन करेगा वैसा लिख लीजिएगा। ठीक, तो यही हम लोग का लास्ट टॉपिक था आज का, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी एट T = 0 केल्विन या एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, क्लियर है चीज़। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक कवर किए। सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल देखे, फिर फर्मी एनर्जी का डेफिनेशन बताए थे, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फा का वैल्यू निकाले। अब उस अल्फा वैल्यू को निकालते हुए हम लोग फर्मी एनर्जी के वैल्यू को भी निकाल लिए। ठीक, एट T = 0 केल्विन पे। ओके, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी फर्मी एनर्जी हम लोग को आगे 6ठे सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक, तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो, अभी कंफर्म नहीं है, अगर पढ़ाया तो वहाँ पे एक बार और अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक, वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।